So students, in last class we studied about the science, basic of science. अभी हमने केमिस्ट्री भले ही नाम रखा है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन इसको स्टार्ट ना करके हमने साइंस का बेसिक आप लोग के लिए स्टार्ट किया था कि होता क्या है। और हमने आपको ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में कल बताया कि साइंस के दो ब्रांच होते हैं। दो ब्रांच होता है लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस का नाम रखा गया है बायोलॉजिकल साइंस और नॉन लिविंग साइंस का नाम रखा गया है फिजिकल साइंस। फिर हमने आपको बताया कि फिजिकल साइंस के दो पार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट बनाया गया है जिसे बायोलॉजी कहते हैं। मतलब आपके साइंस में कुल मिला के 3 सब्जेक्ट्स बन गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चलिए शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से कि आखिर रियल में फिजिक्स होता क्या है ना। फिजिक्स, हम किसी भी चीज को ना टर्मिनोलॉजी से पढ़ाते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है उस नाम के मीनिंग से पढ़ाते हैं। आप जितना भी स्टडी करोगे पूरे साल में, मैक्सिमम टॉपिक्स जब हम पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर सबसे पहले हम उस नाम को, जो टॉपिक का नाम होगा, हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे आपसे। पहले हम आपको उस नाम के बारे में बढ़िया से समझाएंगे कि वो नाम क्यों आया, क्या आया, और तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कि हमारा मानना है कि अगर नाम के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए ना, तो हम उस पूरे टर्म को अच्छे से समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना फिजिक्स, इस वर्ड को फ्यूसिस वर्ड से बनाया गया है। फ्यूसिस वर्ड से बनाया गया है। इस फ्यूसिस वर्ड का मीनिंग होता है नेचर। नेचर, इस फ्यूसिस वर्ड का मीनिंग होता है नेचर। मतलब ये जो फ्यूसिस वर्ड है, ये इस वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हो रहा है नेचर। हम नेचर का स्टडी जब भी करेंगे तो उसको हम फ्यूसिस वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। ये फ्यूसिस वर्ड 2 वर्ड से बना है। आप इसको लैटिन भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे ये लैटिन में लिखा जाता है, और आप इसको ग्रीक भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे इसे ग्रीक में भी पढ़ा जाता है। लैटिन क्या है आपको कल बता दिए थे, अंग्रेजों का एक लैंग्वेज था जो अभी डेड हो गया। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज किसको बोलते हैं? द ग्रीक लैंग्वेज ग्रीस का लैंग्वेज है, ग्रीस का। ग्रीस जो जगह है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप साइंटिस्ट ग्रीस से ही आए हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो टॉप साइंटिस्ट होते हैं वो सबके सब ग्रीस से आए हैं, ग्रीस से। ग्रीस एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ के सबसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को दिए हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट दिए हुए हैं। चाहे आप एरिस्टोटल को बोलो जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, है ना, ये जो है ग्रीस से ही बिलोंग करते हैं। और भी ढेर सारे जो है, प्लाटो हो गए, थियोफ्रास्टस हो गए, ये सब ग्रीस के साइंटिस्ट हुए हैं। हाँ, एक से एक मैथमेटिशियंस मिलेंगे आपको, सबके सब ग्रीस से बिलोंग करते हैं ना। पाइथागोरस हो गए, थेल्स हो गए, यूक्लिड हो गए। तो ग्रीस एक ऐसी जगह है ना जहां से एक इंटेलिजेंट इंटेंटिटीज पैदा हुई हैं, है ना। तो ग्रीस में जो वर्ड चलता है उस वर्ड को बोलते हैं ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड होता है। तो इसी फ्यूसिस वर्ड से नेचर का मीनिंग हो जाता है नेचर। इसका वर्ड डिराइव होता है किसको? फिजिक्स को डिराइव करता है। तो फिजिक्स का मीनिंग ही हो गया नेचर। अब आज के बाद आपसे जैसे ही कोई बोलेगा व्हाट इज फिजिक्स, आप कह देना द स्टडी ऑफ नेचर। कोई बोलेगा व्हाट इज फिजिक्स, आप डायरेक्ट बोलोगे द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। जब भी हम नेचर का स्टडी करते हैं ना, तो हम इसको फिजिक्स बोलते हैं। जब भी हम नेचर का स्टडी करते हैं तो हम इसको फिजिक्स बोलते हैं। तो यहां पे फिजिक्स है। अब कहानी तो तब बिगड़ेगी, हमने कहा नेचर के स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं।
अब यहीं पे कोई भैया कोई दीदी खड़े होंगे और कहेंगे सर अगर हम बात करें किसी ह्यूमन के बारे में तो वो ह्यूमन नेचर है कि नहीं है? तो हाँ भाई, ह्यूमन को नेचर ने बनाया है, तो फिर हम तो ह्यूमन तो लिविंग है। तो भैया जितने भी लिविंग है ना उनको बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और जितने भी नॉन लिविंग हैं उस नॉन लिविंग में जितना भी नेचुरल चीज होता है ना, नेचुरल नेचर से रिलेटेड होता है, उन सबको स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। जैसे लाइट, आप घर के अंदर लाइट बना दोगे अपने से? ना, यस सर हम बना सकते हैं। कैसे सर? जब आटा में चावल को मिक्स करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बस लाइट निकल जाएगा। नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। तो नेचर जो है ना, ये नेचर ही लाइट बना सकती है, लाइट नेचर ही बना सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं बना सकते हैं, नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी चलना बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक नेचुरल चीज है। फोर्स, बिना फोर्स का कोई काम नहीं है दुनिया में। कुछ भी हो रहा है फोर्स के द्वारा ही हो रहा है। हम अभी बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो लंग्स है ये बाई फोर्स एयर को बाहर निकाल रहा है, जिससे हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहा है, और हमारा टंग और हमारा लिप्स मिलके प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर रहा है। तो हमारे गर्दन में, हमारे गले में जो थ्रोट में जो लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ये जो आवाज निकालता है जिसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेशन से साउंड निकल रहा है, और हमारा लिप्स और हमारा टंग मिलके उस साउंड को प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करा रहा है। जैसे देखो, अगर हम मुंह को खोलते हैं, टंग को एक जगह पर रख देते हैं, अब अगर हम वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई स्पेशल साउंड निकल रहा है ना? हम अपना नाम बोलना चाहते हैं, बोल पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर हम माउथ को बंद करते हैं, अपने लिप्स को, अपने टंग को अगर हम अलग अलग तरह से सिचुएट कर रहे हैं, जैसे मनमित, तो मनमित बोलना है तो म बोलने के लिए हमारा लिप्स काम कर रहा है, मन। न बोलने के लिए हमारा टंग ऊपर ले जाके मार रहा है, ठक, तो न बन गया। फिर म बोलना है तो आ गया। त बोलना है तो हमारा टंग जो है तीत पर आके एक घूसा दे रहा है, तो त बोल रहे हैं, तब ना बना मनमित। तो नेचुरल चीज है। हम फोर्स डाल रहे हैं अंदर से एयर पे, तो जब एयर बाहर निकल रहा है तो वोकल कॉर्ड पे आ रहा है, और वोकल कॉर्ड पे जब मार रहा है तब वोकल कॉर्ड साउंड क्रिएट कर रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? नेचुरल चीज है। और फोर्स भी क्या है? नेचुरल चीज है। इससे बना साउंड, तो साउंड भी क्या है? नेचुरल चीज है। और आपको मालूम होगा फोर्स, साउंड सब आप फिजिक्स में पढ़े हो कि नहीं, 9th में? तो हम नेचर के बारे में जो भी स्टडीज होते हैं वो सब कहां करते हैं हम लोग? फिजिक्स में करते हैं। नेचुरल चीजों का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। नेचुरल चीजों का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। नेचर के साथ में अब एक और वर्ड आके ज्वाइन हो जाता है, और नेचुरल फेनोमेना। फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना किसको बोलते हैं? फेनोमेना मीन्स होता है घटना। हिंदी में इसका मीनिंग होता है घटना। घटना, घटना माने कोई दुर्घटना, घटना, इंसिडेंट, इवेंट। जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक लेजर रखा हुआ है, हम इस लेजर को लिए, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहेगा, इसमें से लेजर लाइट निकलता है, यहां से लेजर लाइट निकला। अब आप देख सकते हो यहां पर दिख रहा होगा, ऊपर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ऊपर रिफ्लेक्शन है इसका। तो ये लाइट सीधे जा रही थी, इसने कहा डोंट डिस्टर्ब मी, एकदम सीधे जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये लाइट इस बोर्ड पे पड़ती है, उस बोर्ड पे पड़ते ही इस लाइट को वो बोर्ड क्या करता है? दूसरे डायरेक्शन में धक्का दे देता है। तो धक्का देना घटना है कि नहीं है? कह दो नहीं है।
तो ले चले छत पर। कहा तो कि नहीं, तो ले चले छत पर, तो धक्का देना घटना हुआ कि नहीं हुआ? तो नेचर के साथ भी घटना होता है, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फेनोमेना। इस नेचुरल फेनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, अरे हम इन दोनों हाथों को, दोनों ही इसके, दोनों के पाम को हम एक दूसरे के अगेंस्ट ओवर फ्रिक्शन कर रहे हैं। और जब हम इससे फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पर साउंड बन रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, हीट तैयार हो रहा है और फ्रिक्शन हो रहा है। ये सब का सब क्या है? फेनोमेना है एक तरह का। तो नेचर या नेचुरल फेनोमेना के बारे में हम स्टडी करते हैं कहां पर? फिजिक्स में। तो आज के बाद में जैसे ही को बोले व्हाट इज फिजिक्स, तो आपके दिमाग में घूमेगा नेचर और साथ में नेचुरल फेनोमेना। तो क्या बोलोगे? कोई बोले व्हाट इज फिजिक्स? द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। एक साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम नेचर या नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करते हैं, हम उसी को फिजिक्स बोलते हैं। सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां पर हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करते हैं, हम उसी को फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। इसका मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है, नेचर होता है। चलिए, हमने आपको बताया कि साइंस के 3 ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं हम, फिजिक्स पे हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो अभी केमिस्ट्री बाकी है, फिर बायोलॉजी बाकी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों के पिताजी लोग हैं, इन तीनों के पापा है लोग। तो जैसे फिजिक्स के जो पापा होते हैं उनका नाम है न्यूटन। फिजिक्स के जो पिताजी हैं इनका नाम है न्यूटन। अब आराम से समझिएगा इनके बारे में, इनकी हम स्टोरी बताने चल रहा है। इनकी हम स्टोरी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स के एक सबसे जाने माने पर्सन माने जाते हैं न्यूटन। फिजिक्स मतलब न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, ये लोग, गैलीलियो गैलीली, ये लोग फिजिक्स का ना समझिए बैकबोन है लोग। अगर ये लोग नहीं होता तो आज फिजिक्स इस जगह तक नहीं होता। तो चलिए इनकी स्टोरी हम पढ़ाते हैं आपको। कौन थे न्यूटन और क्या है इनके बाद स्टोरी। न्यूटन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन को बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक एंटोनियो न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक एंटोनियो न्यूटन। अब आराम से, पता है सर आइजैक एंटोनियो न्यूटन में न्यूटन का नाम नहीं है। भले ही आपको लग रहा है कि न्यूटन का नाम है, लेकिन इसमें न्यूटन का नाम है ही नहीं। आइजैक न्यूटन जो है ना, ये न्यूटन के पिताजी का नाम है, फादर का, आइजैक न्यूटन। ये न्यूटन का नाम नहीं, न्यूटन के पिता का नाम है। सर रिस्पेक्ट देने के लिए इनको दिया गया है कि न्यूटन ने बहुत सारी डिस्कवरीज की हुई हैं, तो इसी कारण से इनको सर का उपाधि दिया गया है। और एंटोनियो न्यूटन का नाम नहीं है, बल्कि इनके गुरुजी का नाम है। न्यूटन के जो गुरु थे, जिन्होंने न्यूटन को पढ़ाया था, सिखाया था, उन्होंने देखा कि न्यूटन बबुआ जो है बड़ा फेमस होने जा रहा है। तो न्यूटन ने क्या किया, सॉरी न्यूटन के गुरुजी ने क्या किया, न्यूटन को अपना टाइटल दे दिया। बोला कि न्यूटन हमारा टाइटल अपने साथ रखना, जब तक ये दुनिया तुम्हें जानेगी तब तक वो मुझे भी जानेगी। ऐसे ही क्या होगा, कभी किसी दिन आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हमारा नाम अपने साथ में लगा देगा ना, आलू मनमीत प्याज ना, तो जब तक आपकी थीसिस जिंदा रहेगी, लोग आलू टमाटर प्याज के साथ मनमीत सर का भी स्टडी करते रहेंगे।
लोगों को पता चलते रहेगा। तो चलिए, कहानी तो काफी हो गई, पहले इस पर समझते हैं आखिर बात क्या है, क्यों आखिर ऐसा हुआ कि सर इजाक एंटोनियो न्यूटन में न्यूटन का नाम क्यों नहीं है। अब इसकी स्टोरी हम बताते हैं आपको, पूरी कुंडली बताते हैं हम न्यूटन का आपको। ये बात है 1642 का, 1642 का, 1642 का ना। 1642 में न्यूटन के फादर का डेथ हो जाता है। न्यूटन के जन्म से 3 महीना पहले न्यूटन के पिता का डेथ हो जाता है। न्यूटन के पिता का नाम है आइजैक न्यूटन, जिनका डेथ हो जाता है। सबसे पहली ट्रेजेडी होती है न्यूटन के साथ ये कि न्यूटन के पिता का डेथ हो गया। और दूसरी घटना ये होती है कि न्यूटन का जो जन्म है वह प्री मैच्योर्ड हो जाता है। प्री मैच्योर्ड का मतलब हो गया कि जनरली जो बच्चे जन्म लेते हैं वो 280 दिनों में जन्म लेते हैं, 280 डेज, मतलब 40 वीक्स या 9 मंथ। जनरली किसी भी बच्चे का जन्म होता है, हम लोग का जो जन्म हुआ है वो 9 महीने पे हुआ है। जब कोई भी बच्चा मदर वूम्ब के अंदर 9 महीने तक पलता बढ़ता है तो 9 महीने बाद उसका जन्म होता है, मतलब 280 दिनों के बाद, 9 महीने 10 दिन हो गए, जन्म होता है। ये एक जनरल डिलीवरी टाइम होता है। अगर कोई बच्चा 280 दिनों से पहले, मतलब 9 महीने से पहले 8वें महीना में जन्म ले लेता है, 7 महीने में ही जन्म ले लेता है, तो जिंदा तो रहेगा लेकिन बहुत कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर, क्योंकि अभी उसका पूरा बॉडी विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री मैच्योर डिलीवरी। और अगर कोई बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है, 9.5 महीने पे, तो इसको बोलते हैं पोस्ट मैच्योर डिलीवरी। तो प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब होगा कि अभी बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, अभी बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था और तभी बच्चे का जन्म हो गया। और न्यूटन का जन्म ऐसे ही हुआ था। एक तो जन्म लेने के 3 महीने पहले पिताजी गुजर गए, और ऊपर से जन्म भी हुआ तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ। अब प्री मैच्योर डिलीवरी का मतलब हो गया न्यूटन पूरी तरह से बॉडी से कमजोर थे, बहुत कमजोर, दिख ही रहे हैं, पूरा हड्डी दिख रहा है ना, एकदम गाल धस धस गया है, बड़ी कमजोर थे न्यूटन का जब जन्म हुआ था तो। लेकिन फिर भी इनकी मां ने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत गरीब घर से थे न्यूटन, बहुत गरीब घर से। अब गरीब हम बोल रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि गरीब थे इसीलिए साइंटिस्ट बन गए, नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि गरीब घर के बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बनते हैं। एक दो वो एग्जाम्पल हर साल देख लेते होगे, जूता पॉलिश करने वाला आईएएस बन गया, या फिर रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस बन गया, तो बड़ा उछलने लगता है लोग। बाबू एक दो को ही एग्जाम्पल होता है, एक दो को ही एग्जाम्पल होता है, बाकियों के बारे में कहा नहीं पढ़ते हो कि बाकी कौना जूता पॉलिश करने वाले के घर से या बस कंडक्टर के घर से है, एक से एक अमीर का लड़का होता है सब। टॉप 10 को उठा लेना कभी भी यूपीएससी में, टॉप 10 में 10 का 10 ना, कहीं शायद कोनो एगो गरीब घर से हुआ ना, तो 10 का 10 ना बड़ा बड़ा फैमिली का, खूब अमीर अमीर फैमिली का होता है सब। तो हमारा ये मानना है कि कभी भी कोई गरीब घर का बच्चा या अमीर घर का बच्चा पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बनता है, जो मेहनत करता है वही बड़ा आदमी बनता है। ये गरीबी और अमीरी का झूठा एक मतलब पर्दा डाल के अपनी कमजोरी को छुपाना अच्छी चीज नहीं है। पढ़ने की हैसियत नहीं है, पढ़ने का कोई अहमियत नहीं है, पढ़ाई का कोई आपके नजर में इज्जत नहीं है, पढ़ाई नहीं करो तब कहो कि मेरे पास सुख सुविधा नहीं था इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया, ये सबसे गलत चीज है दुनिया में, ठीक है ना। इस चीज का मतलब कभी भी समझिए कि आधार नहीं लेना चाहिए कि मेरे पास सुविधाएं नहीं थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, नहीं। तो वही बात है, ये मत सोचना कि न्यूटन गरीब थे इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ गए, जीनियस थे इसलिए पढ़ गए। सबसे अमीर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके फादर इंजीनियर, मदर इंजीनियर, अरे बड़े घर से थे, एकदम अमीरों के घर से बिलोंग करते थे। टाइको ब्राहे एकदम अमीर घर से थे, काहे नहीं हुआ, बड़ा बड़ा घर का लोग भी हुआ, पढ़ने का इच्छा था, बड़ा बड़ा आदमी बना साइंटिस्ट,
तो ट्रेजिडी पे ज्यादा मत जाना, ज्यादा इमोशनल मत होना, ठीक है ना, रुमाल नहीं रखते हैं हम ना। तो न्यूटन के बारे में चलो समझाते हैं हम आपको, पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1642 की बात है। सर आइजैक एंटोनियो न्यूटन इंग्लैंड से हैं। 1642 में फादर डाइड, फादर का डेथ हो जाता है 3 months बिफोर हिज बर्थ। न्यूटन के जन्म के लगभग 3 महीने पहले इनके पिताजी का डेथ हो जाता है। और ऊपर से 1643 में न्यूटन का जन्म होता है, जो कि डेट था 4 जनवरी 1643। 4 जनवरी 1643 1643 में न्यूटन का जन्म होता है, जो कि एक प्री मैच्योर डिलीवरी रहता है। इसके बाद में न्यूटन जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, इनकी मम्मी कैसे कैसे इनको पाल पोस के बड़ा कर रही होती हैं। बहुत गरीब घर है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं है। न्यूटन के घर में 3-4 लोग ही हैं। न्यूटन है, उनकी मम्मी है, उनकी दादी है, उनके दादाजी हैं। दादी दादाजी का एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका रहता है, इसलिए वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। और न्यूटन के घर में काम करने का कोई साधन नहीं है, मतलब पैसा आने का कोई साधन नहीं है। मम्मी ने इस दुख को देखते हुए भले ही धीरे धीरे बेटे को बड़ा किया, लेकिन जब बच्चा 3 साल का हो गया तो 1646 में 3 साल के बाद में न्यूटन की मम्मी को लगा कि अब बच्चा पढ़ने लायक हो गया, पैसा कहाँ से आएगा, इसको पढ़ाया जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो न्यूटन की मम्मी ने दोबारा मैरिज कर लिया, दूसरी शादी कर ली। न्यूटन के जो नए पापा जी थे, ये काफ़ी ज़्यादा नए फादर थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये काफ़ी इन लोगों को हेल्प की, इन लोगों का घर का खर्च चलाते थे। न्यूटन वहीं पर एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, और एक बड़ा ही दिक्कत हो गया कि न्यूटन का जो बिहेवियर था ना, ये धीरे धीरे खराब हो गया। बिहेवियर खराब होने का मतलब हो गया कि न्यूटन का झगड़ा होने लगा लोगों से। छोटे थे, छोटे छोटे बच्चों से झगड़ा करते थे, मारपीट कर लेते थे, गाली गलौज कर लेते थे, और ये हरदम कंप्लेन्स आते रहते थे इनके घर पे, न्यूटन के घर पे। इनके फादर ना तंग आ चुके थे उनके कंप्लेन से, बार बार कंप्लेन आना, तंग आ गए थे। न्यूटन उनका बेटा तो था नहीं। तो एक दिन वो अपनी वाइफ को बोले, न्यूटन की माँ से बोले कि सुनो, मैं ये रोज रोज के झगड़े से ना तंग आ गया हूं। अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा, या तो तुम अपने बेटे के साथ रहो या फिर तुम मेरे साथ रहो, चलो मेरे साथ, मैं अब यहां पे नहीं रहना चाहता। भाई न्यूटन की मम्मी, न्यूटन बेटा था यार ना, छोड़ दिए बेटे को। न्यूटन की मम्मी न्यूटन को उनके दादा दादी के साथ छोड़ दिए, और न्यूटन की मम्मी अपने नए हस्बैंड के साथ में, उस हस्बैंड के साथ में चली गई। ये लोग थोड़ी दूर पे, कुछ दूरी पे जाके रहने लगे। कुछ दिन बाद न्यूटन को उनके स्कूल से निकाल दिया गया उनके बिहेवियर के चलते। और लगभग उसी समय में न्यूटन के जो नए वाले फादर थे ना, इनका भी किसी डिजीज से डेथ हो गया। ट्रेजेडी अब स्टार्ट होता है। पूरी तरह से ब्लैंक चल रहा है सिचुएशन। न्यूटन घर पे आ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रहा है, स्कूल से निकाला जा चुका है, उधर नए फादर का डेथ हो गया, मम्मी को कोई संभालने वाला नहीं है। फिर से ये लोग एक साथ रहने लगते हैं। न्यूटन और उनकी मम्मी खेतों में काम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, बेच बेच के खर्च निकालते हैं। कुछ दिनों बाद न्यूटन की मम्मी को लगा कि ना यार, बच्चा पढ़ लेगा तो कुछ अच्छा कर लेगा। फिर जाती हैं ये, और 1655 में ग्रांथम में एक स्कूल में इनका एडमिशन करवाती हैं, ग्रांथम जहां पे ये लोग रहते थे इंग्लैंड में। फिर से जाती हैं उस स्कूल में, उसी स्कूल में जाके प्रिंसिपल का हाथ पैर पकड़ती हैं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बचवा है, गलती हो गया है ना, थोड़ा समझाती हैं। प्रिंसिपल समझदार था, समझता है, एडमिशन कर लेता है। लेकिन इस बार न्यूटन का ना एक नया जन्म हुआ था। जैसे न्यूटन ने देखा कि यार मेरे फादर नहीं है, कोई घर पे नहीं है, इनको ना ये बात हार्ट को टच किया, क्योंकि ना अब तो पढ़ना होगा। रात दिन स्टडी, इतना मेहनत करते थे न्यूटन, घर का काम करते हुए, स्टडी करते हुए। ये काफी अच्छे मार्क्स से इन्होंने वहां से 12th पास आउट किया।
और जब इस स्कूल से इन्होंने 12th पास आउट कर लिया तो अब इनको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, किसी कॉलेज में जाना था, अच्छे कॉलेज में जाना था। तो बात है 1661 की, जब इनको कॉलेज की जरूरत पड़ने लगी तो इनका मन था कि ये ट्राइनिटी कॉलेज में पढ़ें। ट्राइनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पार्ट है। ये यूनिवर्सिटी होता है और ये कॉलेज होता है। जैसे अपने यहां बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर में, इसको बोलते हैं ब्राबू यूनिवर्सिटी, ब्राबू या BRABU बोलता है लोग, अपने यहां मुजफ्फरपुर में है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ब्राबू यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है जो कि मुजफ्फरपुर में है और इस यूनिवर्सिटी का कॉलेज है MJK कॉलेज, RLSY कॉलेज, ये इसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यही यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस को चलाता है। तो वैसे ही ट्राइनिटी कॉलेज हो गया MJK कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कौन हो गया? ब्राबू यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वाला। समझ में आ गया? जैसे आप लोगों का स्कूल हो गया और CBSE से रजिस्टर्ड है, तो CBSE हो गया कैम्ब्रिज और स्कूल हो गया ट्राइनिटी कॉलेज। अब समझ में आ गया? इस वर्ल्ड में अभी भी तीन सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो 3 यूनिवर्सिटी है ये अपने वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट है। उनसे भी टॉप मोस्ट था अपने यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय, एक समय था, लेकिन अभी नहीं है, वो अलग बातें हैं। न्यूटन को इस कॉलेज में पढ़ने का शौक था, पढ़ेंगे तो उसी कॉलेज में पढ़ेंगे, है ना। हुआ कुछ ऐसा कि इनका इसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन न्यूटन के एक अंकल जी थे, उनका इस कॉलेज में काफी जान पहचान था। न्यूटन गए अपने चाचा के पास, अंकल जी एडमिशन करा दीजिए इस कॉलेज में ना, बड़ा रिक्वेस्ट किए। इनके अंकल जी ने ट्राइनिटी कॉलेज में बात किया और न्यूटन का एडमिशन करवा दिया। लेकिन इनके अंकल जी ने एक बात कही कि भले तुम्हारा एडमिशन तो करा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फीस हम नहीं देंगे, पैसा हम नहीं देंगे, तुमको इसका जुगाड़ खुद करना होगा। न्यूटन के लिए अब बड़ा टेंशन आ गया, यार कॉलेज में बहुत ज्यादा फीस लगता है ना। तो इन्होंने सोचा कि कॉलेज का फीस कैसे निकालें। तो ट्राइनिटी कॉलेज में सबसे बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते थे, खूब अमीर अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे, और सारे बच्चे इसी कॉलेज के इर्द गिर्द में रूम लेके रहते थे। सारे न्यूटन के फ्रेंड बन गए। न्यूटन बोले कि हम ना तुम्हारे घर पे काम करेंगे, तुम्हारा कपड़ा धो देंगे, तुम्हारा बर्तन धो देंगे, तुम्हारा खाना बना देंगे, तुम उसके एवज में ना मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं अपना फीस भर दूंगा। सारे दोस्त मान गए। अभी अपने कुछ दोस्तों के यहाँ काम करते थे और वहां से जो पैसे मिलते थे ना ये फीस दे देते थे। पढ़ाई करते गए करते गए करते गए, लगभग 3 साल के बाद में 1664 में ये काफी अच्छे स्टूडेंट थे, तो इनको स्कॉलरशिप मिल गया और कॉलेज ने इनका पूरा फीस माफ कर दिया। बोला कि पढ़िए जितना पढ़ना है, आज से आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। न्यूटन को पूरा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, अब काम तो नहीं करेंगे, नहीं फीस देना नहीं है, और खाना खर्चा तो घर से ही जाता है। अब ये सारा दिमाग लगाए पढ़ाई पे अपने, और आपको पता है 1665 में इन्होंने कैलकुलस, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कैलकुलस, कैलकुलस पर एक बुक लिखा, थीसिस लिखा, और ये ग्रेजुएट हो गए। हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, 2 साल पहले हमारा भी ग्रेजुएशन हुआ, ये भी ग्रेजुएट हो गए। इन्होंने भी ग्रेजुएशन पास कर लिया। ग्रेजुएट लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट में, डोंट वरी, ठीक है ना। ग्रेजुएट लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है मार्केट में। जैसे बीटेक इंजीनियर नाम सुने होंगे, वो ग्रेजुएट होते हैं, है ना। जो लोग बीटेक किया रहता है वो लोग ग्रेजुएट होता है, जो लोग एमबीबीएस किया रहता है वो लोग ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन जो लोग कर लेता है वो लोग है। हम लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है हमारा, मैथ से हम पूरा पढ़ाई की लिए हूं। कैलकुलस और ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ। अब ये दिमाग एकदम शांत करके बैठे कि अब चलते हैं हम स्टडी करने, मन भर का। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया, अब करेंगे स्टडी, रिसर्च। लेकिन अभी ये रिसर्च करने ही वाले थे, तब तक जैसे अपने यहां कोरोना का डिजीज आया था, वैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज के आसपास में प्लेग डिजीज आ गया।
और इस डिजीज से खूब लोगों का डेथ होना स्टार्ट कर दिया। एक तरह का फीवर ही समझिए ये, लोगों का खूब डेथ होता था, खूब। न्यूटन की मम्मी ने न्यूटन को व्हाट्सअप किया, क्लिक क्लिक टिन टिन टिन, न्यूटन प्लीज कम टू होम ना। नहीं, ऐसा नहीं है, चिट्ठी लिखा होगा, न्यूटन बेटा घर आ जाओ, क्या पता भेंटे ना हो, डिजीज बहुत अच्छा है। तो न्यूटन यहां से अपने घर चले गए, क्योंकि यहाँ के आसपास में चारों तरफ प्लेग डिजीज फैल गया था। न्यूटन पूरी स्टडी करके घर गए हुए थे, न्यूटन का पूरा स्टडी फाइनल हो चुका था, और तब न्यूटन अपने घर पे गए थे। तो पढ़ाई लिखाई मान लो जो किए हो, तो घर पे जाओगे तो कोई अगर घटना होगी तो उसके बारे में आप पढ़ाई तो करोगे ना जी, जानकारी तो रहेगा आपको। तो ये आप जितना भी पढ़ाई किए थे ना, उस सब के लिए स्टडी करते रहते थे अपने यहाँ। इनके घर के पीछे एक ऑर्चर्ड था, बाग बगीचा था, उसी बगीचे में दिन भर ये बैठे रहते थे, दिन भर शाम तक बैठे रहेंगे, वहीं पर कुछ पढ़ते लिखते रहेंगे। और उसी बगीचे में क्या था? एप्पल का ट्री था। उसी बगीचे में एप्पल का ट्री था, वहां पर बैठ के ही रिसर्च कर रहे थे, अपने थेसिस को प्रूफ करते रहते थे। हम क्या कुछ नया नया चीज सोचते रहते थे ना, जैसे यहां पर बैठे हुए हैं ना, नई नई चीजें सोच रहे हैं। और तभी एक एप्पल इनके सिर पे गिरता है, और जब वो एप्पल इनके सिर पे गिरता है तो नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं? अपना फायदा सोचते हैं। हाँ, नॉर्मल लोग देखते हैं अरे भाई एप्पल गिरा गिरा तो अच्छी बात है, चढ़ना नहीं पड़ा, काम करते करते कुछ खा भी लेंगे। लेकिन इनके दिमाग में आया जब एप्पल गिरा तो इन नीचे का गिरा है। साइंटिस्ट यार कुछ अलग ही होते हैं। ये सोचा कि इधर जगह था, जा सकता था, इधर जगह था, जा सकता था, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, ये नीचे ही क्यों आया? लेकिन इन्होंने कॉलेज में पढ़ाई किया था इस बारे में, तब इनको याद आया। न्यूटन ने कॉलेज में गैलीलियो का स्टडी किया था, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। न्यूटन ने कॉलेज में गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपको मिला होगा इनके बारे में। गैलीलियो गैलीली जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में न्यूटन ने पढ़ा था। गैलीलियो गैलीली ने अपने बुक में लिखा हुआ है, गैलीलियो गैलीली ने, कि हमारी पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है ना, ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तब तक इनको याद आया, अच्छा गैलीलियो बोले थे कि हमारा अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, कहीं अर्थ ही एप्पल को नहीं ना खींचा है? तब इनके दिमाग में आएगा, हाँ 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 हाँ, अर्थ ही खींचा है, हो ना हो अर्थ खींचा है। अब ये लग गए इस चीज को प्रूफ करने में कि अर्थ ने एप्पल को क्यों खींचा है। और जब ये इसका स्टडी करने लगे तो 1666 में इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे काम करना स्टार्ट किया। अब पता है टोटल 20 से 22 साल काम किए ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। अब ये मत सोचना कि आज बैठ गए और 20 साल तक बैठे ही रह गए ना, हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करके नहीं। मान लो हम मैथ कोई बना रहे हैं, हम बनाते बनाते गए और जाके चौथे स्टेप पर फंस गए, हमसे आगे नहीं बन रहा था, हम छोड़ देंगे, चले जाएंगे घूमने फिरने, मामा के यहाँ मौसी के यहाँ कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे। तब तक हमको याद आएगा कहीं पर कि हम उसके आगे ये भी तो कर सकते थे। फिर हम जब घर आएंगे ना, ताकि उसके आगे एक स्टेप बढ़ा देंगे। फिर अब उसके बाद में दिमाग नहीं लग रहा है, फिर हम कहीं कुछ दूसरे काम में लग जाएंगे, तब तक याद आएगा इसके बाद में हम ये काम कर सकते, फिर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे होता है ये काम, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 5 मिनट कोनो मैथ ना बने बचवा गूगल कर लेगा, 5 मिनट कोनो मैथ ना बने बचवा गूगल कर लेगा। लेकिन यहां देख लो 22 साल इंतजार किए और तब जाके इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंप्लीट किया। इवन उसी समय में इन्होंने लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट कर लिया, लगभग लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट कर लिया, समझिए। और उसके बाद में 1727 में 31 मार्च को इनका डेथ हो गया।
पूरी तरह से अगर देखा जाए तो न्यूटन का जीवन काफी दुखदाई रहा है, लेकिन फिर भी आज 400 साल के बाद में भी हम लोग न्यूटन को याद कर रहे हैं। फिर भी आज 400 साल के बाद में भी हम लोग लगभग न्यूटन को याद कर रहे हैं। 300 साढ़े 300 साल बाद न्यूटन को याद कर रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो बंदा छोटा सा तो था नहीं, दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। कोई हमें याद करे इसके लिए कोई बड़ा कांड करना होगा। कोई हमें याद करे इसके लिए हमें बड़ा कांड करना होगा। बिना कांड किए कोई याद नहीं रखेगा। हाँ, दुनिया दो ही लोगों को याद रखती है, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे बुरा हो ना। बीच वाले लोगों को दुनिया याद ही नहीं करती है। तो वही बात है, ये अच्छे लोग थे, आज भी हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 2000 साल के बाद भी लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। 2000 साल के बाद में भी लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। आज 2000 साल का ऊपर हो गया ना पाइथागोरस का। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन है, 2000 साल से ज्यादा हो गया उनका उम्र, मर चुके हैं वो। 2000 ईयर से ज्यादा हो गया। आज भी हम पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ते हैं। यूक्लिड, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। थेल्स, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ये 2000 ईयर से ज्यादा के लोग हो गए। हाँ, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन तो इधर नए हैं, 100 साल के हुए लगभग। 100 साल पहले इनका स्टडी हुआ था। 100 साल पहले के ही साइंटिस्ट हैं ये लोग। 2-2000 साल पहले का साइंटिस्ट है भाई। तो बड़ा बड़ा काम करने से ना लोग, दुनिया याद रखती है उन लोगों को। कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं न्यूटन के बारे में शॉर्टकट में। सर इजाक न्यूटन इंग्लैंड से हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था। पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? न्यूटन का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 को, और गैलीलियो गैलीली का डेथ हुआ था 8 जनवरी 1642 को। मतलब गैलीलियो गैलीली के मरने के 1 साल में अभी 4 दिन कम ही था, तब तक न्यूटन का जन्म हो गया। और पता है आपको, न्यूटन ने जितना भी पढ़ाई किया है मैक्सिमम गैलीलियो गैलीली पर स्टडी किया है। गैलीलियो गैलीली ने जो थ्योरी लिखा था, जो थेसिस लिखा था, गैलीलियो गैलीली का एक बड़ा दिक्कत था, वो लिख देते थे, प्रूफ नहीं करते थे। तो जो गैलीलियो गैलीली ने लिखा था ना, उसको न्यूटन ने प्रूफ किया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि न्यूटन जो थे ना, वो गैलीलियो गैलीली के सेकंड बर्थ से, मतलब दूसरा जन्म हुआ था गैलीलियो गैलीली का न्यूटन के रूप में। गैलीलियो गैलीली का सारा थेसिस इन्होंने प्रूफ कर दिया था न्यूटन ने। सोचिए, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, फॉर हिज लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, गिवन इन 1666 एंड प्रेजेंटेड इन हिज बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसोफी नेचुरालिस। 1686 में इसे लॉन्च किया गया। अब आपके मन में होगा कि आप बुक का नाम क्यों लिख रहे हैं? तो बाबू, उस समय व्हाट्सएप तो चलता नहीं था कि न्यूटन अपना सारा थेसिस फोटो खींच के और व्हाट्सएप पर डाल देते और कहते इसको इतना फैलाओ कि एक दिन में पूरा दुनिया इसको पढ़ ले। ऐसा तो है नहीं, व्हाट्सएप की कोई सुविधा थी नहीं। तो इन्होंने, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो लोग अपना बुक लॉन्च करते थे। बुक में सारी चीजें लिख के और निकाल देते थे। पूरा लोग बुक पढ़ते थे, बुक पढ़ पढ़ के लोग उस चीज को समझते थे। तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, लोग अपना बुक लिखा हुआ है, लोग बुक पढ़ के उनके बारे में जानते हैं। जैसे आज एपीजे अब्दुल कलाम, द नोबेल पर्सन, उनका बुक है नोबेल, द विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम किसी को अपना स्टोरी थोड़ी बताए हैं, उन्होंने अपना सारा स्टोरी उस बुक में लिख दिया है, द विंग्स ऑफ फायर। जिनको पढ़ना होता है बुक खरीद के पढ़ लेता है लोग। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो वही थे न्यूटन। इन्होंने क्या किया, बुक में अपनी सारी जानकारी को लिख दिया, और आज उसी बुक को पढ़ के लोगों को पता चला कि भाई सही में न्यूटन
ऐसा कुछ किए थे। अगर ये बुक नहीं लिखे रहते तो आज लोग जानता है इनको? नहीं जानता। अब आता है गैलीलियो गैलीली। यही है गैलीलियो गैलीली, बहुत बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। ये इटली के रहने वाले हैं, इटली। चलिए हम आपको इनके स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस कराते हैं। गैलीलियो गैलीली ने इस दुनिया को गैलीलियो गैलीली ने इस दुनिया को, इस दुनिया के बाहर की चीजों को दिखाया। कैसे? तो बताते हैं। ये पूरी दुनिया ये मानती थी, ये पूरी दुनिया ये मानती थी कि हमारा अर्थ रुका हुआ है और सन हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। मतलब अर्थ रुका हुआ है और हम तो डेली वही ना देखते हैं। हम लोग भी सुबह सन इधर से आता है उधर चला जाता है, लोग क्या कहता है कि हम लोग रुके हुए हैं और सन नीचे से आता है, इसे चलता है। पूरा दुनिया यही मानता था कि अर्थ रुका हुआ है और सन इसका चक्कर लगा रहा है। सब किसी के मन में यही बात चलते रहता, हर कोई यही जानता था कि अर्थ रुका हुआ है और सन चल रहा है। लेकिन ये बात कोई ऐसा आदमी था ना जिसको पसंद नहीं था ये बात। निकोलस कोपरनिकस, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस को यह बात पसंद नहीं आया। निकोलस ने खूब स्टडी किया और निकोलस ने पाया कि हमारा अर्थ जो है ना रुका हुआ है और सन जो चल रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं, ये गलत है। इन्होंने दुनिया के लोगों को बताया कि सुनो मूर्खों, ये गलत पढ़ रहे हो, आज से मत कहो ये बात। हमारा अर्थ रुका नहीं है, सन रुका हुआ है। हालांकि वो भी गलत थे, लेकिन वो माने कि सन रुका हुआ है, हमारा अर्थ सन का चक्कर। अर्थ का चक्कर सन नहीं लगाता है, सन का चक्कर कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। अर्थ इज राउंडिंग अराउंड दी सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब एक बात बताओ यार, थोड़ा सोचो। आप, आपके फैमिली, आपके पूर्वज आज तक मानते आए हैं कि अर्थ रुका हुआ है और सन चल रहा है, और आज कोई नौजवान आया और कहा नहीं 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 नहीं, अर्थ नहीं चल रहा, सॉरी सन नहीं चल रहा है, सन रुका हुआ है, अर्थ चल रहा है। तो सब किसी के दिल को ठेस पहुंचा। हाउ कैन यू डू से दिस, हाउ कैन यू डू दिस, नो वी डोंट एक्सेप्ट। लोग लग गए एकदम, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, कैसे तुम हमारे पूर्वजों के कहे हुए बात को काट सकते हो, कैसे काट दोगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग तो बड़ा लगा भाई, दिमाग एकदम खराब। निकोलस कोपरनिकस के पुतले जलाए जाने लगे कि ये हमारे धर्म विरोधी बात करता है, ये हमारे पूर्वजों के अगेंस्ट में बात करता है। निकोलस कोपरनिकस भी दिमाग खराब, क्या कर दिए हो, ये कौन बड़का पाप कर दिए। ये बात घूमते 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 एक साइंटिस्ट के पास पहुंचा जिनका नाम था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे बड़ा अमीर आदमी था, प्रिंस था, अमीर आदमी था, भयंकर अमीर, खूब पैसा था इसके पास में। टाइको ब्राहे के पास हम बात पहुंची तो टाइको ब्राहे कहा अच्छा निकोलस कोपरनिकस ऐसा बोलता है। टाइको ब्राहे बोले कि हमको इस पर रिसर्च करना चाहिए। साइंटिस्ट थे, लेकिन हमको इस पर रिसर्च करना चाहिए, बहुत पैसा था इनके पास में, रिसर्च करना चाहिए। टाइको ब्राहे अपना पैसा खर्च करके पूरा दुनिया घूमे और इस अर्थ के अलग अलग जगहों पर जाके और वहां से सन का और अर्थ का मैपिंग किए। और जब मैप बनाए ना तब पता चला टाइको ब्राहे को कि सही में अर्थ घूम रहा है, सन नहीं। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है। और तब टाइको ब्राहे ने एक एग्जैक्ट बढ़िया सबसे अच्छा मैप बनाया पूरे अर्थ का, और उस मैप में इन्होंने बताया कि अर्थ जो है ना हमारा, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अब की बार एक बहुत अमीर आदमी ये बात बोल रहा था तो दुनिया के लोग इनका विरोध नहीं कर सकते थे। बड़ा आदमी जब कुछ बोलता है ना तो उसका जल्दी से कोई अगेंस्ट में कोई नहीं जाता है ना। छोटा आदमी अब हम लोग जाके बोले कि ये है वो है, आएगा तो दो चार थोड़ा भाग भीतर घुस भीतर नहीं। लेकिन आप लोग बड़े लोग ना, आप लोग कुछ बोलोगे तो जी हुजूर ना, ये पूरब थोड़ी है, ये तो पश्चिम है।
ना। हाँ, हम ही लोग गलत पढ़ लिए थे। हाँ हाँ, जी जी जी, ये लाइट थोड़ी जल रहा है, ना ना, ये लाइट नहीं जल रहा है, ये तो हवा आके ग्लो कर रहा है, ना ना, आप जो बोलेंगे वही सही है। तो ये तो बड़ा आदमी था, जब ये बोला ना तो आप लोग एक्सेप्टेड, यस। लेकिन भैया एक्सेप्ट तो कर रहे थे सब लोग, मान नहीं रहे थे, दिल से लोगों के मन में आ रहा था ना ये गलत बात है, भले सामने नहीं बोलेंगे, इन गलत बात है। तब आए कौन? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने अपना टेलीस्कोप बनाया, दूरबीन, टेलीस्कोप बनाया। अच्छा, दूरबीन बंद था, अब आया ना, अपना टेलीस्कोप बनाया। आज जब टेलीस्कोप बनाए ना, तब ये बोले दुनिया को, सुनो दुनिया वालों, जो बात बोला गया है एकदम सही है। हमारा अर्थ जो है ना सन का चक्कर लगा रहा है, और हमारा अर्थ ही नहीं, और भी कुछ प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, जुपिटर है, मार्स है, जो सन का चक्कर लगा रहे हैं, जो सन का चक्कर लगा रहे हैं। और मून नाम का एक सैटेलाइट है, चांद, जो हमारे अर्थ का चक्कर लगा रहा है। लोग बोले नहीं मानेंगे, बोला नहीं मानोगे, अरे देख, तो जो कहता था नहीं माने थे, नहीं मानेंगे, दे 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 दूरबीन, देखते तो हाँ रे, सोई में अर्थ घूम रहा है। कि आंखों से जब आप एक बार किसी चीज को देख लोगे, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको ये बात मानना पड़ेगा जब आंखों से आप किसी चीज को देख लोगे तो। वैसे आजकल वीडियो का जमाना है, और वीडियो एडिटर एक से एक है, सब आंखों का देखा हुआ भी एडिट करके कुछ कुछ बना देता है सब, क्या कहिएगा। आंखों से देखा हुआ चीज जब लोगों ने देखा ना आंखों से कि सही बात है ये, तब लोगों ने माना कि हाँ ये बात है। तो अब मालूम चल गया इनके बारे में। गैलीलियो गैलीली दुनिया को दिखाए दूरबीन से, टेलीस्कोप से, ना जी ना। अब मान लो कि हम यहाँ पर जैसे टेलीस्कोप जैसा कुछ रखे हुए हैं, दूरबीन रखे हैं। अब जैसे मान लो तो हम लोग के पास नहीं काफी एडवांस हो गया, उस समय ऐसा कुछ एडवांस कुछ नहीं आता था। उस समय एक हो रहता था, जस्ट लाइक इसमें देखे, एक उसे देखे, अरे बड़का बड़का दिख रहा है लोग जी ना। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास इसका रेंज होता है, 4 किलोमीटर दूर कोई चीज बैठा, हम कभी कभी पीछे खड़े हो जाते हैं, इतना पूरा पाणू छापर देखते हैं, लोग घर के खिड़की के अंदर अंदर तक देखते हैं। लोग हमको देख नहीं सकता ना, डोंट वरी, सब काले शीशे रहते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, कुछ कुछ कथी होगा, कुछ कुछ होगा, समझे हो। बोलो, गैलीलियो गैलीली का कहानी समझ में आ गया। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमारे अर्थ के बाहर क्या चल रहा है, कैसे कुछ हो रहा है, जो जो हो रहा है दुनिया में, इन चीजों को दिखाया। लेकिन याद रहे, इन्होंने सिर्फ लिखा, किसी चीज को प्रूफ नहीं किया। जो इन्होंने देखा उसी चीज को इन्होंने लिखा, जो इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उसी को इन्होंने लिख दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। ऑब्जर्वेशनल माने जो ऑब्जर्व किए उसी को लिख दिए, बस उतना ही काम किए। क्लियर। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ साइंस नॉर्मली इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ना, वन ऑफ द रिच साइंटिस्ट, अमीर साइंटिस्ट लोगों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन। पता नहीं शायद इनके यहां कंघी नहीं चलता था, जहां भी देखा जाता है इनका बाल उल्टे सीधे रहता है ना जी, बड़ा बिखरा बिखरा बाल रहता है। लेकिन हो सकता है ये बाल में कंघी करना भूल जाते हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े भुलक्कड़ आदमी थे। इतने बड़े भुलक्कड़ आदमी थे कि इनका असिस्टेंट इनके साथ में रहता था, जो इनको बार बार याद दिलाता था कि यू आर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है ना। ये काफी बार किसी किसी शहर में जाते थे और अपने होटल का पता भूल जाते थे, ठीक ना, अपने होटल का पता भूल जाते थे। जिस होटल में रहते थे उसमें से कभी निकलेंगे बाहर, घूमते घूमते थे। इनका जो असिस्टेंट था ना, उसको पता था कि अपने होटल का पता भूल जाते थे। होटल, जिस भी होटल में वो रहता था, उस होटल का पता लिख के इनके पॉकेट में रख देता था, हर एक शर्ट के पॉकेट में रख देता था।
जब ये कहीं जाते थे और जब इनको लगता था कि गुम हो गए हैं तो ये पॉकेट में देखते थे पर्चा, तो पढ़ते थे अच्छा ये वाला होटल है। कभी कभी पर्चों में भूल जाते थे कि हमारे पॉकेट में कोई पर्चा भी है जिस पर हमारे होटल का पता लिखा हुआ है। लेकिन एक भाई बात थी, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे तो इनको सब लोग जानता था, तो ये किसी भी शहर में जब गुम हो जाते थे ना, किसी को ऊपर सुन हम कौन, सर यू आर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा हम कहाँ रुके हैं, अरे सर आप इस होटल में। अच्छा कहाँ है होटल, चलिए सर पहुंचा देते हैं। लोग आके होटल में छोड़ के जाता था। इतने बड़े भुलक्कड़ आदमी थे ये, समझिए। लेकिन दम था बंदे में, इतना ज्यादा नॉलेज, इतना ज्यादा ब्रिलियंट दिमाग था इनका ना। मालूम हो कि इन्होंने कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि मेरे मरने के बाद मेरे ब्रेन पर कोई स्टडी, कोई रिसर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन मर गए, इनके मरने के बाद इनके बेटे ने इनके ब्रेन को काटने का ऑर्डर दे दिया। इनका ब्रेन प्रिजर्व करके रखा गया था, ब्रेन प्रिजर्व करके रखा गया था। इनके बेटे ने इनके ब्रेन को कई 100 टुकड़ों में कटवाया और पूरे वर्ल्ड में भेजा अलग अलग रिसर्च सेंटर पे कि रिसर्च करो तो मेरे पापा के दिमाग में चलता क्या था कहा सोचते थे ना, मैंने एक बार रिसर्च करो तो वो आदमी थे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन यार दुनिया को ऐसी ऐसी चीजें दे के गया ना, सबसे मॉडर्न साइंटिस्ट हम कहें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अरे डोंट वरी, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुने हो, जब आप 9th क्लास में मैटर चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आपको एक टॉपिक मिला था बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो आइंस्टाइन थे ना वही है ये आइंस्टाइन ना, बोस आइंस्टाइन का जो आइंस्टाइन है ना वही है ये आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब हो गया कि इस थ्योरी के तहत टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था इन्होंने पूरी दुनिया को, टाइम ट्रेवल के बारे में। हो सकता है ये इस नाम आपके लिए पहली बार हो, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइम ट्रेवल, टाइम ट्रेवल का मतलब क्या होता है आपको हम अगर बताएं तो एकदम आसान भाषा में हम लोग जो जी रहे हैं इसे प्रेजेंट बोलते हैं, जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर बोलते हैं। जिस समय में हम जी रहे हैं उसी समय में आप सब जी रहे हो, इसलिए हमारा और आपका भेंट हुआ है। टाइम ट्रेवल का मतलब हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर हम चाहें तो हम पास्ट में जा सकते हैं और हम चाहें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। हम चाहें तो हम पास्ट में जा सकते हैं और हम चाहें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं टाइम ट्रेवल। बहुत लोग दुनिया में टाइम ट्रेवल किया है, बहुत लोग दुनिया में टाइम ट्रेवल किया हुआ है। अगर आपको इस पे घटना जानना हो तो टाइम ट्रेवल पर आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो एकदम सही वीडियोस हैं। लोगों ने अपने बारे में बताया कि मैंने टाइम ट्रेवल किया है। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है ना कि जैसे हर एक प्लेनेट का टाइम अलग होता है, हर एक प्लेनेट का टाइम अलग होता है। जैसे मान लो अपने अर्थ पर जो टाइम का स्पीड है ये है 1 सेकेंड पर सेकेंड, और मान लो मार्स पर टाइम का स्पीड है 2 सेकेंड्स पर सेकेंड। मतलब हम यहां पर हैं अर्थ पर, तो हम 1 सेकेंड में 1 सेकेंड जी रहे हैं। मतलब 1 साल आप जियोगे, 1 साल हम जिएंगे। हमारे दोस्त है कोई, 1 साल में जितना वो बढ़ेगा 1 साल में हम भी उतना ही बढ़ेंगे अर्थ पर। लेकिन अगर हम चले गए मान के चलो मार्स पर, तो मार्स पर हम 1 साल जिएंगे ना तो हमारा 2 साल काउंट माना जाएगा, और अर्थ पर आप 2 साल जियोगे, अर्थ पर आप 2 साल जियोगे, यस और नो, और हम वहां पर 1 साल जिएंगे तो बराबर होगा। तो 1 साल बाद अगर हम मान लो वहां से आते हैं
तो हमारा उम्र 1 साल ही बढ़ा होगा, और यहां पर हमारा जो दोस्त रहता होगा उसका उम्र 2 साल बढ़ गया रहेगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ी घटना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब लाइट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। इसको टाइम ट्रेवल बोलते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने टाइम ट्रेवल किया हुआ है, इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। और दूसरा बात इन्होंने एक और बताया था, मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन E इजिकल्स टू mc²। मतलब अगर हम मास 1 kg लकड़ी ले लें, 1 किलो लकड़ी ले लें, अगर हम उसमें आग लगाएं तो जब लकड़ी जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि जब भी कोई मास को जलाएंगे तो मास को एनर्जी में, सॉरी, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। आज तक हम लोग दुनिया में हमेशा मास को एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं। लकड़ी जलाए हो तो एनर्जी मिला है, कभी एनर्जी देकर लकड़ी बनाए हो? हा? ना धूप आ रहा है, धूप पड़ते 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 यहां पर जो है एक बड़ा सा पत्थर तैयार हो गया ना? नहीं। आपने हीट दिया, हीट देके आपने 2 किलो राइस तैयार कर दिया? नहीं। हमेशा मास से एनर्जी बनता है, एनर्जी से मास नहीं बनता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि हम एनर्जी से भी मास बना सकते हैं, लेकिन अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। अर्थ के बाहर ऐसा होता है, एनर्जी से मास बनता है, इनका ऐसा मानना था। तो वही बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के रहने वाले थे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इनको बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ना। 1905 में इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और मास एनर्जी का रिलेशन दिया, E इक्वल्स टू mc²। फिजिक्स के बारे में कहानी खत्म हुआ। तो फिजिक्स में हमने कितने साइंटिस्ट के बारे में बताया आपको? 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया। पहला न्यूटन, दूसरा गैलीलियो और तीसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा इस पर जाना जाए। देखिए, जो केमिस्ट्री है ना, पहले हम इसका टर्मिनोलॉजी जानते हैं, आखिर ये नाम बना है कैसे। तो केमिस्ट्री वर्ड जो है ना, एक वर्ड से बना है जिसका जो वर्ड है केमिया। केमिया, ये केमिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। हालांकि कुछ लोग इजिप्शियन वर्ड भी बोलते हैं, जो इजिप्ट में चलता है। केमिया। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है ना, वो केमिया से बना हुआ। अब केमिया से क्यों बना है, चलिए अब इस पर स्टडी किया जाए। हुआ ये कि ग्रीस में एक वैली है, इसका नाम है नाइल वैली, द नाइल वैली। एक घाटी है। इस नाइल वैली के पास में जितना भी सॉइल है ना, मिट्टी है, वो सब ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का। और कीमिया उसी ब्लैक सॉइल का नाम था, उसी ब्लैक सॉइल का नाम है। मतलब वहां के आसपास में, मतलब नाइल वैली के आसपास में रहने वाले जो लोग थे, औरतें जो थी, वहां की जो औरत लोग थे, लड़कियां थी, वो लोग घड़ा बनाने का काम करते थे। घड़ा, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। और मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए वो लोग इसी सॉइल का यूज करता था। तो उस मिट्टी का नाम उन्होंने क्या रखा था? कीमिया। क्या नाम रखा था? कीमिया। कीमिया बोलते थे, कीमिया। और उसी कीमिया से, माने काले रंग के मिट्टी से, ब्लैक सॉइल से वो लोग घड़ा बनाते थे। बाद में इसी मिट्टी से, ब्लैक सॉइल से ढेर सारा केमिकल तैयार किया गया।
ढेर सारा केमिकल निकाला गया उसी ब्लैक सॉइल से। तो भैया सारा केमिकल, मैक्सिमम केमिकल आर्किटेक्चरल चीजें, केमिस्ट्री की चीजें उसी मिट्टी से बनाई गई थी। तो हुआ कि जब केमिस्ट्री की मैक्सिमम चीजें वहीं से बनी है, उसी मिट्टी से बनी है, तो क्यों नहीं उसी मिट्टी के नाम पर इसका नाम रखा जाए। तो इसी मिट्टी के नाम पर, कीमिया के नाम पर क्या पड़ गया, केमिस्ट्री नाम पड़ गया। लेकिन फिर से एक बार इसमें दिक्कत पैदा हो गया। ये कीमिया कहां चलता था, ग्रीस में और इजिप्ट में। लेकिन अरब वाले जो होते हैं ना, अरब्स को जानते हो, अरेबिक लोग, ये बड़ा खतरनाक होता है लोग। ये लोग ग्रीस से इस कीमिया वर्ड को ले गया, कीमिया। इस कीमिया वर्ड में अपने से अक्सर अरबिक लोग जो होते हैं ना, वो अपने वर्ड्स के पहले अल यूज करते हैं, अल। उर्दू लफ्ज में अल ज्यादा आता है, ए एल लगा देने से, ये सब वर्ड्स लगा देने से इतनी ज्यादा ये मतलब उर्दू, फारसी, अरेबिक ये सब ज्यादा दिखता है। तो अरेबिक वर्ड बनाने के लिए लोग इसके पहले अल लगा दिया, और अल लगाने के बाद में ये वर्ड बन गया अल्केमी। ये लोग इसको मॉडिफाई कर दिया अल्केमी में। इसीलिए आप किसी बुक में पढ़ोगे तो कहेगा कि केमिस्ट्री वर्ड अल्केमी से बना है, और किसी बुक में आप पढ़ोगे तो कहेगा केमिस्ट्री वर्ड कीमिया से बना है। तो पहला कौन है, कीमिया, अब बाद में कौन आया, अल्केमी। बोलो याद रहेगा, याद रहेगा? ओके, तो वही बात है, कीमिया से या अल्केमी से केमिस्ट्री वर्ड बना हुआ है, कीमिया से या अल्केमी से केमिस्ट्री वर्ड बना हुआ है। क्लियर? क्लियर? केमिस्ट्री के मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम केमिकल्स ब्लैक सॉइल से बने हैं, और इसी ब्लैक सॉइल का नाम है कीमिया, और इसी कीमिया से केमिस्ट्री बना है। लेकिन रियल में डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर डेफिनेशन अलग होता है। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर्स का स्टडी करते हैं, मैटर्स का। ये वो मैटर नहीं है जो आप लोग स्कूल के बाहर करते हो, ये वो मैटर नहीं है जो आप स्कूल के बाहर करते हो, ये वो मैटर है जिसमें मास होता है, मास। नाइन्थ में पढ़े हो ना, तो आप आराम से बोलना, कभी भी कोई बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो आप कहना द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एकदम इजी वे में क्या बोलोगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब आराम से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो लोगों से। ये केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर्स का स्टडी करते हैं। जब आप 9th क्लास में थे तो मैटर्स के बारे में पढ़े, लेकिन आपको याद होगा कि जब 3rd चैप्टर आप पढ़ने गए थे तो वहां पर बताया गया कि मैटर किस चीज से बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। पढ़े थे? मैटर्स बने हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो आप डेफिनेशन में 4 चांद लगा सकते हो इसको जोड़ के। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो या तो आप इसके वे में बोल दो या तो आप इसके वे में बोल दो, दोनों में से किसी के वे में आप डेफिनेशन बोल सकते हो। बोलो समझ में आया? अरे किसी को समझा सकते हो। अगर कोई आपसे बोले कि चलो हमको ये चीज समझाओ, समझा दोगे उसको? ये पहले तरीका आपके पास होना चाहिए कि आप किसी को उस बारे में समझा सको, सिखा सको, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। So what is chemistry? The branch of science in which we study about matter is called chemistry. साइंस एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन।
ये किसी भी चीज के बनावट के बारे में बताता है। मैटर किस चीज से बनता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। तो अगर आपको वाटर का स्टडी करना है तो आप ज्योग्राफी में कर लो, फिजिक्स में कर लो, लेकिन अगर आपको यह पढ़ना है कि वाटर किस चीज से बना है तो आपको कहां पढ़ना है? केमिस्ट्री में। कंपोजिशन, कंपोजिशन किसको बोलते हैं आप समझो, इसको बताते हैं। कंपोजिशन किसको बोलते हैं? कंपोजिशन का मतलब होता है जिस चीज से मिलके कोई चीज बना है। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि बताओ ये जो आटा है, पानी है, चीनी है, तीनों को हमने मिला के बनाया तो पुआ बन गया। तो आटा, पानी, चीनी मिलाए तो पुआ बन गया। तो पुआ का कंपोजिशन क्या है? आटा प्लस पानी प्लस चीनी। खीर बनाना है, खीर का कंपोजिशन ना आटा प्लस चावल प्लस दही चावल प्लस दूध प्लस चीनी। अब आप अलग से उसमें डालना है जौन मिलाना मिला हुआ, हाथी घोड़ा मिला हुआ, हमको क्या करना है? लेकिन मेन तो वही ना है, मेन तो वही है। बोलो समझ में आया कंपोजिशन का मतलब? कंपोजिशन मतलब जिससे कोई चीज बना होता है उसको कंपोजिशन बोल देते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। जो मैटर का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ऑल्सो वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री। अभी बताए हैं हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ने को आ जाएगा। केमिस्ट्री वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम इजिप्शियन या ग्रीक वर्ड केमिया विच मीन्स ब्लैक कलर। ब्लैक फॉर ब्लैक सॉइल ऑफ द नाइल वैली फ्रॉम विच केमिकल आर्ट्स ओरिजिनेटेड। केमिस्ट्री में जो केमिकल आर्ट्स हैं ये वहीं से स्टार्ट हुए थे, वही नाइल वैली से स्टार्ट हुए थे बनना, इसीलिए वहीं से इसका नाम रखा गया है। तो ऑरिजिन ऑफ द नेम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नेम का ऑरिजिन कैसे हुआ है अगर हम उसको अच्छे तरह से समझाएं तो द ग्रीक वर्ड केमिया ना फर्स्ट अपीयर्स इन अबाउट 4th सेंचुरी। आज से 1600 साल पहले ये सबसे पहली बार दिखाई दिया था, ठीक ना? 1600 साल पहले, ठीक ना? और बाद में अरब्स ने क्या कर दिया, इसमें एक प्रीफिक्स डाल दिया, अल, नाम पड़ गया अल्केमी। यस और नो? अब बाकी आप लोग जानते हो इसके बारे में ना, नाइल वैली कैसे ब्लैक सॉइल है। अब इसके पिताजी कौन? एंटोइन लॉरेंट लेबोइजियर। एंटोइन लॉरेंट लेबोइजियर। हम आपको रियल में अगर बात कहना तो यार जैसे फिजिक्स में न्यूटन को आप जानते हो ना, वैसे केमिस्ट्री में एंटोइन लेबोइजियर है। इतना फेमस पर्सनालिटी, इतना फेमस पर्सनालिटी, हर एक विभाग में, केमिस्ट्री के हर एक ब्रांच में आपको इनके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत दिमागी आदमी एंटोइन लॉरेंट लेबोइजियर, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। सबसे सुंदर बात हम आपको बताएं तो आप जो ये नाम सुनते हो ना, वाटर, वाटर, जब इस वाटर के बारे में पता लगाया गया कि वाटर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो नाम है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों नाम इन्होंने दिया है। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन इन्होंने दिया है। सोचो कितने फेमस आदमी हैं। लेकिन इससे खुशी की बात क्या है कि हाइड्रोजन का खोज जैसे हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और ऑक्सीजन का खोज जो है ये जोसेफ प्रिस्ले ने किया था। तो हेनरी कैवेंडिश और जोसेफ प्रिस्ले, इन दो लोगों ने खोजा था। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा था और जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को खोजा था। खोजा कोई और है, नाम कोई और रखा है। अरे नहीं होता है कि हमको खोजा कोई और, मम्मी पापा नाम रख दिया कि बुआ, मामा, मामी, ये लोग आके नाम रख दे, ना ना बबुआ का नाम ये रहेगा। काहे रहेगा, बोलने वाला रहते उस समय में। अब क्या करे, आदमी छोटा सा रहता है गोद में चुपचाप, अच्छा बड़का होते बताते हैं आपको, अच्छा नाम नहीं मिला, हाँ सूखल पाकल नाम रख देता है लोग ना जी। पिछले साल एक बच्चे थे अपने 10th क्लास में,
एक दिन हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि नाम हमारा अच्छा होना चाहिए। एक दिन वो बोले कि सर क्या हम अपने पिताजी पर FIR क्लेम कर सकते हैं? बोले हाँ, तो केस कर सकते हैं पापा पर। तो कहा है तब देखिए हमारा नाम ही गलत रख दिए। बड़ा बच्चा सब चिढ़ाता है, सब बड़ा अजीब नाम था उनका, क्या कीजिएगा। तो बोले कि बड़ा बच्चा सब चिढ़ाता है सब हमको। बोले जाने दो, कोई बात नहीं, पापा है, छोड़ दो ना। मतलब क्या हुआ कि जोसेफ प्रिस्ले लेके आएंगे। देखिए ये हमने ना वाटर के अंदर एक चीज को खोजा है। जोसेफ प्रिस्ले सर हेनरी कैवेंडिश ने लाके दिखाया होगा। ये बोले अच्छा इसका नाम हाइड्रोजन रखो, ले जाओ। ये फेमस हो गए, कई लोगों को ही जानता ही नहीं है। वही होता है, कभी कभी ना बड़ा दुखदाई बात हो जाता है, कभी कभी बड़ा ही दुखदाई बात हो जाता है इस सब को लेके। चलिए कोई बात नहीं। सो वही बात है, एंटोइन लॉरेंट लेबोइजर इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, नेम्ड ऑक्सीजन इन 1774। हालांकि ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया है? जोसेफ प्रिस्ले ने। और एंड हाइड्रोजन का नाम दिया 1783 में, और डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। क्लियर? क्लियर? ओके। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एंटोइन लॉरेंट लेबोइजर ने वाटर का फॉर्मेशन किया, वाटर के फॉर्मेशन के बारे में बताया है। एक और सबसे खुशी की बात और है, आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, उस पीरियोडिक टेबल को बनाना स्टार्ट इन्होंने ही किया था 1789 में। 1789 में सबसे पहले आदमी कौन थे? ये एंटोइन लॉरेंट लेबोइजर, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने का नींव रखा। सबसे पहले मेटल नॉन मेटल का नाम इन्होंने दिया था। बहुत पहुंचे हुए आदमी है, डोंट वरी ना, एंटोइन लॉरेंट लेबोइजर। एक और साइंटिस्ट आते हैं, PC राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं एंटोइन लॉरेंट लेबोइजर, ये है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। मैंने पूरी दुनिया के लिए केमिस्ट्री के पापा कोई और, हमारे इंडिया में केमिस्ट्री के पापा कोई और। PC राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। अब इनको केमिस्ट्री का पापा क्यों बोला गया, अब चलिए इनके बारे में बताते हैं। बात नंबर 1, यह अपने इंडिया के पहले आदमी थे जिन्होंने केमिस्ट्री से डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त किया था, PhD किया था। बात नंबर 2, यह हमारे इंडिया के ऐसे आदमी थे जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स के लिए आर्टिकल लिखते थे रिसर्च सेंटर के लिए, कुछ बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखते किसी किसी टॉपिक पे। और सबसे खुशी की बात क्या, बात नंबर 3, ये नाइट्रेट पर, नाइट्रोजन पर स्टडी कर रहे थे, नाइट्रोजन पर स्टडी किए थे। पता है उस नाइट्रोजन पर स्टडी करके इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया मर्क्यूरस नाइट्रेट, जिससे आज पेस्टिसाइड बनता है। आज सोच लो अगर दुनिया में पेस्टिसाइड ना होता तो हम लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता, सारा खाना कीड़ा खा जाता, सब सारा खाना कीड़ा खा जाता सब। तो इनके कारण आज सब पॉसिबल हो पाया। लेकिन एक बात है, इंडियन लोग देखिए कि पहचान में आ जाते हैं। इंडियन लोग देखिए कि पहचान में आ जाते हैं। कुछ लोग है यहां पर इंडियन नहीं लगता है ना जी, लेकिन ई जवान पहचान में आ जा रहा है, कुछ ही कहिए ना जी। चलिए कोई बात नहीं। प्रफुल्ल चंद्र राय, PC राय इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। हमारे इंडिया के केमिस्ट्री के पिताजी हैं ये ना जी। फर्स्ट इंडियन टू गेट डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, इंडिया के पहले आदमी जिन्होंने केमिस्ट्री में PhD किया। दूसरी बात, पब्लिशर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के लिए ना, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के लिए आर्टिकल लिख के भेजते थे। ऐसे आप पेपर पढ़ते होंगे तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, तो सबसे न्यूज़पेपर का बीच वाला पेज खोलिएगा, न्यूज़पेपर में सबसे बीच वाला पेज खोलिएगा, तो बीच वाले पेज पर ना आर्टिकल दिया हुआ रहता है, और नीचे उस आदमी का नाम लिखेगा जिस आदमी ने उस आर्टिकल को लिखा होगा। मोस्टली वेडनेसडे थर्सडे को आते हैं ये आर्टिकल्स। अब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वही लोग आर्टिकल लिखता है। वो लोग का आर्टिकल अगर पसंद आ गया, अच्छा हुआ, तो उसे पेपर में छापा जाता है, उनके नाम से छपता है। तो इनके नाम से आर्टिकल जाता था पब्लिश होने के लिए रिसर्च सेंटर पर। इतने बढ़िया आदमी थे, इतना अच्छा अच्छा चीज लिखते थे ये। और सबसे अच्छी बात
कि 1895 में प्रफुल्ल चंद्र जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया किसका स्टडी? नाइट्राइट केमिस्ट्री। नाइट्राइट केमिस्ट्री पर स्टडी स्टार्ट किया और इसके तहत इन्होंने क्या बनाया? मर्क्यूरस नाइट्रेट। मर्क्यूरस में ये जो Hg है ना, इसको मरकरी बोलते हैं, मार्करी ना जी। ये वही मरकरी है जो थर्मोमीटर में होता है, अगर कोई पी ले तो मर जाएगा। थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है, अगर कोई पी ले तो मर जाएगा। ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस। और मर्क्यूरस नाइट्रेट से पेस्टिसाइड बनता है, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स। आज आप लोग जानते हैं कि खेतों में कितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, फलों पे, सब्जियों पे, हर एक जगह पर पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है ताकि वो खराब ना हो। तो आज इनके कारण से बहुत बड़ा एक, समझिए कि एक इन्वेंशन हुआ चीज का, एक केमिकल बना, जिसके कारण से आज बहुत ज्यादा फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड पेस्टिसाइड, इसी का यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में और पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, इन्फेक्शन को बचाने के लिए किया जाता है। अब आता है क्या? बायोलॉजिकल साइंस। तो आपने जाना अभी अभी कि केमिस्ट्री में एक से एक लोग आए, जिसमें सबसे बढ़िया नाम आया दौर का, एक एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर, और एक कौन है? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। इन दो लोगों ने मिलके आज केमिस्ट्री को एक लेवल दे दिया, आज यहां तक लाने में मदद किया है। हाँ, पीरियोडिक टेबल जो अभी हम बोले हैं, इस पर भी रिसर्च काफी हुआ है। अकेले उन्होंने ही रिसर्च नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन बाबू जो स्टार्ट करता है ना, लोग उसी को याद रखते हैं। मैकमिलन ने साइकिल बनाया। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। लेकिन क्या उसने साइकिल में ब्रेक लगाया होगा? साइकिल में फूल पत्ती लगाया होगा? साइकिल में कैरियर लगाया होगा? कैरियर क्लियर नहीं होता, कैरियर होता है। लगाया था? नहीं। घंटी लगाया होगा? नहीं। साइकिल बना दिया। आज लोग उसी साइकिल को मॉडिफाई कर करके कौन कौन साइकिल बना दिया लोग। लेकिन आज भी साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया, लोग याद रखता है ना। ब्रेक का आविष्कार किसने किया? कोई जानता है? नहीं जानता है। हाँ, घंटी का आविष्कार किसने किया? कोई जानता है? नहीं जानता है। लेकिन फर्स्ट आदमी को सब याद रखते हैं। बी द फर्स्ट ना, बी द फर्स्ट। कोई भी एग्जाम हो, जो नंबर 1 आता है ना, टॉपर, उसको सब याद रखते हैं। लेकिन नंबर 2, नंबर 3 के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो ये लोग पहले ऐसे पर्सन थे ना, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज पे काम किया हुआ है, समझे ना? क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। कल का क्लास बहुत बेस्ट होगा। ये कल बायोलॉजिकल साइंस क्लियर करके हम कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताएंगे, और उसी केमिकल चेंज से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।